गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग हमारा यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका चैप्टर पार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का लास्ट पार्ट एड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली व्हाट इज एड्स? एड्स है क्या? इसका फुल फॉर्म रोज़मर्रा में हम लोग सुनते हुए आते हैं। पहले अगर एड्स वर्ड कहीं भी आता है तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इट्स अ डेथ वारंट। डेथ वारंट का मतलब, अभी इससे पहले हम लोग कैंसर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने कैंसर के लिए कहा था इट्स अ ड्रेडफुल डिजीज। ड्रेडफुल डिजीज का मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, लेकिन एड्स होने का मतलब मीन्स डेथ इज कंपल्सरी। अगर एड्स हुआ है किसी व्यक्ति को तो उसकी डेथ बहुत ही जल्दी निश्चित है। इट मे बी फ्रॉम फ्यू ईयर्स टू 10 ईयर्स। अब एड्स क्या है? एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, बाहर से ली गई। इम्यूनो प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी प्रतिरक्षा में कमी आ जाना, और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से लेना, उपार्जित करना। इम्यूनो का मतलब होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से। डेफिशिएंसी का मतलब इसकी न्यूनता कर देना, इसमें कमी कर देना। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मीन्स इट्स, जो एड्स डिजीज है उसका मतलब ये है कि बाहर से लिए गए ऐसे डिजीजेस को इकट्ठा कर लेना जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को डेफिशिएंट बना देते हैं, उसमें कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, डिजीजेस के सिम्टम्स हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। और इसके कारण बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस बॉडी को इफेक्ट करने लगते हैं। लीड्स टू डेथ, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज एड्स, अब ये किस वायरस के कारण होता है? उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वे वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देते हैं, उन वायरसेस को नाम दिया गया HIV का। क्या है HIV और क्या है एड्स का फुल फॉर्म, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो ये एड्स डिजीज है, अभी हम लोग आगे इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ बात कर लें तो ये किस तरीके के इम्यून सिस्टम के कारण होती है, इसको कहते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये डिजीज जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण होता है, CMI।
मीन्स जो हमारी इम्यूनिटी सेल से कनेक्टेड होती है वो कहीं ना कहीं वीकेंड हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज या सिंड्रोम बनता है, दैट इज नोन एज एड्स। एड्स का क्या इसका प्रोसीजर होता है? बेसिकली एड्स में ये जो HIV वायरस होता है ये एक वायरस है, इट्स अ वायरस। जैसे ही वायरस किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी एनिमल सेल के अंदर या ह्यूमन सेल के अंदर पहुंच जाता है तो ये उसके टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है, जिसके कारण जो बीटा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाते, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए इसके बीटा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज को बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीकेंड हो जाती है एंड लीड्स टू एड्स। ये HIV वायरस ह्यूमन सेल पे अटैक करता है। अटैक करने से जो उसके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो वॉरियर्स की तरह काम करते हैं हमारे सेल्स में, उनको अटैक करता है। जो बीटा सेल्स को इफेक्ट करते हैं वो बीटा सेल्स एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं कर पाते हैं, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीकेंड हो जाती है और एड्स रोग हो जाता है। ये जो इम्यूनिटी वीक होती है इसकी वजह से बहुत सारे पैथोजेंस बॉडी पर अटैक करने लगते हैं, जिनके कारण पर्सन एड्स रोग से ग्रसित हो जाता है एंड लीड्स टू डेथ। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ डेथ वारंट। अब बात करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एड्स। एड्स किसने डिस्कवर किया, कैसे? बेसिकली बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट जो थे उनका मानना है कि तकरीबन 1920 में कॉन्गो में सबसे पहली बार एड्स पेशेंट्स को देखा गया था, लेकिन तब तक इसके बारे में कोई वेल नॉलेज नहीं थी। इसके बाद 1960 के अराउंड ये माना गया कि मंकीज से ये डिजीज ट्रांसफर हुआ ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर हुआ। 1981 में सबसे पहली बार अमेरिका में या USA में कुछ होमोसेक्सुअल्स में सबसे पहली बार इस डिजीज को सिर्फ नोटिस किया गया। इनके जो सिम्टम्स थे वो होमोसेक्सुअल्स में देखे गए थे। क्यों? क्योंकि इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सबसे पहली बार 1981 में होमोसेक्सुअल्स में सिर्फ नोटिस किया गया USA में कि एक कोई ऐसा डिजीज है, ऐसे कोई रोग है जिसके कारण इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 1983 में सबसे पहली बार लैक मॉन्टेग्ले and its co-workers
लेक मॉन्टेगनर और उनके को वर्कर्स ने मिल करके सबसे पहली बार डिस्कवर्ड एड्स और 1986 में इन्होंने इसको LAC that is LAB sorry लिम्फा एडिनोपैथी वायरस लिम्फा एडिनोपैथी वायरस का नाम दिया। तब तक इन्होंने इसको HIV नहीं जानते थे, इन्होंने इसको नाम दिया लिम्फा एडिनोपैथी वायरस। इसके बाद 83 में और 1986 में इसको इसका पॉपुलर नेम HIV मिला, जिसका मतलब था ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये डिजीज या ये सिंड्रोम इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, वीकेंस इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत सारे लक्षण क्रिएट होते हैं और इसलिए इसको नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में 1986 में सबसे पहली बार चेन्नई में कुछ प्रोस्टिट्यूट्स में इस रोग के लक्षण दिखाई दिए। फिर हमने यहाँ पर वर्ड प्रोस्टिट्यूट यूज किया है क्योंकि इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और जो प्रोस्टिट्यूट्स थे उनमें सबसे पहली बार हिंदुस्तान में चेन्नई में इनके लक्षणों को देखा गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की डिस्कवरी ऑफ एड्स के बारे में। 1920 में माना गया था कुछ साइंटिस्ट ने कि इसको कॉन्गो में देखा गया था। 1960 में मंकी से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हुआ, ये माना गया। इसके बाद 81 में USA के कुछ होमोसेक्सुअल्स में इसको नोटिस किया गया। 83 में लेक मॉन्टेगनर ने और उनके कोवर्कर्स ने इसको डिस्कवर किया और जिस वायरस से ये ट्रांसमिट होता है उस वायरस को नाम दिया उन्होंने लिम्फा एडिनोपैथी वायरस। लेकिन 86 में इसको इसका पॉपुलर नेम HIV मिला और हिंदुस्तान में 1886 में चेन्नई में कुछ प्रोस्टिट्यूट्स में इसके लक्षणों को देखा गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एड्स के बारे में। एड्स के आखिरकार सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाना जाए कि कोई पर्सन एक रोग से ग्रसित है? सबसे पहली चीज एक्सेसिव वेट लॉस, बहुत ज्यादा वजन का गिर जाना। नंबर 2 वीकनेस, कमजोरी आना, अत्यधिक कमजोर हो जाना, थकान महसूस करना, आलसी हो जाना, थकान के कारण किसी काम को करने का मन न करना, कंटिन्यूअस फीवर रहना, कंटिन्यूअस फीवर, which may be high to low, many a times खांसी,
डायरिया, vomiting, लिम्फ नोड्स का फूल जाना, लिम्फ नोड्स का फूल जाना, बल्जिंग हो जाना। अब यहाँ पर हमने लिम्फ नोड्स की बात क्यों की? बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ये जो एड्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर एक और खास सिम्टम की जो लिम्फ नोड्स होती है व्यक्ति की वो बहुत फूल जाती हैं, दैट इज अ सिम्टम ऑफ एड्स। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एड के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, स्ट्रक्चर ऑफ HIV बुक्स में हम लोगों ने डायग्राम देखा है बना हुआ इस तरीके से। एक एड्स जो होता है ये रेट्रोवायरस से होता है, इट्स अ रेट्रोवायरस, HIV और रेट्रोवायरस। इसकी शेप ये 2 लेयर्स से, आउटर लेयर होती है इसकी 2 जो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। inner layer and outer layer. Bilayer of phospholipid. अब ये फॉस्फोलिपिड की लेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से निकले हुए नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स 2 तरीके के होते हैं, एक जो हम इसका बेस बनाते हैं और एक जो इसकी नॉब बनाते हैं। जो बेस बनाते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बेस बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, 120 एंड 41। तो जो बेस बना रहे हैं ये 120 GP और जो बेस बना रहे हैं वो GP 41। अब इसके अंदर 2 लेयर्स का बना हुआ प्रोटीन कोट होता है विच इज नोन एज कैप्सिड। हम लोग पढ़ते आते हैं हर वायरस में प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड पाई जाती है, तो ये प्रोटीन कोट होता है। अब ये यहाँ पर बाइलेयर होता है।
दो आउटर लेयर और इनर लेयर। प्रोटीन कोट, ये आउटर प्रोटीन कोट और ये इनर प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट भी दो तरीके के प्रोटीन से बनकर बना होता है। पहला है हमारा P24 और दूसरा P17। अब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आरएनए फिलामेंट। ये आरएनए फिलामेंट, दो आरएनए फिलामेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स जो इसका जेनेटिक कंटेंट होते हैं। और इन पर पाए जाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिनके कारण जिनसे ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो दीज आर आरएनए फिलामेंट, टू आरएनए फिलामेंट, और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो दो आरएनए फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। प्रोटीन कोट की दो लेयर्स, दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर और इनके ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि 120 और 41 टाइप के होते हैं, प्रोटीन्स जो P17 और P24 टाइप के होते हैं। इसी तरीके से दो आरएनए फिलामेंट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रोवायरस और HIV वायरस। अब हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ बात की प्रोटीन कोट, पहले आउटर कोट जो बाइलेयर थी, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स जिस पर पाए जा रहे थे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स दो तरीके के थे, GP120 एंड GP41। इसके बाद प्रोटीन की दो लेयर्स थी जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं। कैप्सिड प्रोटीन लेयर्स, आउटर एंड इनर। दो तरीके की प्रोटीन लेयर्स थी ये भी, P17 एंड P24। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दो फिलामेंट्स, टू इंटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो जिनके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़े हुए थे। एंजाइम जो आरएनए से
डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। हमें मालूम है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती थी, जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और जो केवल पॉसिबल हो पाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण। तो ये कुछ स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले बेसिक पॉइंट्स थे, जिनके याद रखकर हम आसानी से रेट्रोवायरस के स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। जो साइज होता है, साइज ऑफ HIV, इट्स नियरली 90 to 120 नैनोमीटर्स। ठीक, ये इसका साइज है। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं ये HIV ह्यूमन सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर। अब तक हम लोगों ने वायरस का स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वायरस में हम लोग ये जानते हैं कि वायरस हमेशा अपने जेनेटिक मटेरियल को एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ वो दोबारा से रेप्लिकेट और डुप्लीकेट होकर के वो मिक्स हो जाता है, जो मेन ओरिजिनल होस्ट सेल होता है उसके डीएनए के साथ जाकर वहाँ पर वो रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है, उसके ऊपर प्रोटीन कोड बना लेता है, और प्रोटीन कोड बनाने के बाद वह कई सारे आरएनए या कई सारे वायरसेस बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जो डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो अब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ते हैं HIV के केस में कि किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। यहाँ तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में पढ़ लिया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड एंड डिफरेंट अदर टॉपिक्स अबाउट एड्स।